गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके सर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई जियोग्राफी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो मेरा चैनल है अभी नया नया मैंने बनाया कि जो कि स्पेशली एयरफोर्स एक्स यूरोप की मैथ के लिए है और इसमें इंडिया की मैथ भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग अपना ये एक प्रकार से नया बैच जिसमें हम लोग जो एयरफोर्स एक्स यूरोप की मैथ के लिए उसमें से फर्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। सीरीज पढ़ाएंगे, उसमें से बहुत सारी 3 प्रकार की सीरीज है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो आज हम लोग जो पहली सीरीज समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका जो प्रत्येक पद होता है अपने पूर्व पद में एक निश्चित राशि को जोड़ने घटाने से प्राप्त होता है, वो समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कि 8, 11, 14, 17 ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसमें देखिए जो प्रत्येक पद, जैसे हम 11 को ले लें, अपने पूर्व पद 8 में 3 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। 14 अपने पूर्व पद 11 में 3 जोड़ने से, 17 अपने पूर्व पद 14 में 3 जोड़ने से प्राप्त हुआ। तो ये हमारी क्या हो गई जाके समांतर श्रेणी हो गई जाके। तो समझ में आ रहा है ना समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे हम ले लें 5, 7, 9, 11, ठीक, ये भी क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक, इसमें देखो 7 2 जोड़ने से पूर्व पद में प्राप्त हो रहा है, 9 2 जोड़ने से पूर्व पद में प्राप्त हो रहा है और 11 2 जोड़ने से पूर्व पद में प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारी समांतर श्रेणी। तो ये घटाने पर भी हो सकती है, जैसे कि 18, 14, 10, 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 14 है 4 घटाने से 18 में आ रहा है, 10 14 में 4 घटाने से 6, 10 में 4 घटाने से। तो समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। एक ऐसी श्रेणी जो कि अपने पूर्व पद में एक निश्चित राशि को जोड़ने घटाने से प्राप्त होती है, वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। अब बात करते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है। तो जो हमारा पहला पद होता है वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18 है। तो समझ में आ गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है। और ये जो डिफरेंस होता है, देखो ये सब में कॉमन होता है ना, तो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। कॉमन डिफरेंस को जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। ठीक, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका निकालने का सूत्र होता है T2 माइनस का T1। ये T2 T1 क्या होता है, श्रेणी का जो पहला पद T1 होता है, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा T1, T2, T3, T4। तो हमारा जो D निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D बराबर T2 माइनस का T1। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यह कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसका nवां पद का मतलब, जैसे कोई सीरीज दी है जैसे कि 3, 6, 9, 12। तो इसमें क्या है कि केवल हमें 4 पद दिए और हमसे ये पूछ ले कि इसका 7वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, 21वां पद क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नवां पद। तो ये 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो प्रारंभ से पूछ सकता है कि प्रारंभ से बताइए नवां पद, या अंत से नवां पद बताइए। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ से नवां पद का सूत्र होता है वो होता है a प्लस का n माइनस का 1d, और ये के भी याद रखना, l बराबर a प्लस n माइनस 1d भी होता है। l यहाँ पे क्या होता है, अंतिम पद, या जिसे क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, और अगर कहते हैं अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद क्या हो जाएगा, होता है l माइनस का n माइनस का 1d। ये हमारा क्या होता है, अंत से nवां पद होता है। हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बात करेंगे कि योग क्या होता है। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बाद में लगाएंगे। तो योगफल क्या होता है समांतर श्रेणी का, इसके 2 सूत्र होते हैं। एक होता है SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d,
और एक क्या होता है Sn बराबर n/2 a प्लस n। ये हमारे दो फार्मूले होते हैं योगफल के। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि समांतर श्रेणी के योगफल निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक तो n/2 a प्लस का n-1d और एक होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यदि आप लोगों को समांतर श्रेणी में तीन पद दिए हों, माना कि जैसे यदि a b c are in AP, मतलब ये कि a b c ये समांतर श्रेणी में है, तो याद रखना है कि जो बीच वाला पद होता है वो पहले पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। मतलब कि जो बीच वाला पद होगा उसका जो दोगुना होगा वो प्रथम पद और तीसरे पद के योग के बराबर होगा। ठीक, ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये चीज इससे बहुत ही अच्छा सवाल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक सवाल ले रहे हैं, कह रहा है के कामा 2k प्लस का 14 कामा k प्लस का 26 बोल रहा है कि R इन AP, कह रहा है कि ये AP में है, तो आपको k का मान बताना है और d का मान बताना है। तो ये जो होगा इसी कॉन्सेप्ट से होगा कि ये जो बीच वाला पद है इसका दोगुना 2k प्लस का 14 बराबर में पहला पद प्लस लास्ट पद। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4k प्लस का 28 बराबर में 2k प्लस का 26। तो 4k में 2k इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2k बचेगा, और 26 में 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। तो k बराबर कितना आ गया, जाके माइनस का 1 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, d ऐसे निकाल रहे हैं, d बराबर क्या होता है t2 माइनस का t1, तो t2 ये तुम्हारा हो गया, t1 k हो गया, 2k में 1 k गया तो k बचा प्लस का 14, तो कितना हो जाएगा k की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 14 बराबर 13 आ गया d का। तो ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सवाल देखने में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी तो आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी तैयार है तो आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी चल रही समांतर श्रेणी की, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ये ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो जो बीच वाला पद होता है उसका दोगुना प्रथम पद और अंतिम पद के योग के, मतलब तीसरे पद के योग के बराबर होता है। अब हम लोग अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से, प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योगफल नियत होता है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योगफल क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जैसे कि तुमसे इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसा सवाल पूछ देता है, कहने का मतलब ये जो प्रारंभिक पद और अंतिम पद का योग हमेशा क्या होगा, नियत होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें सवाल है, जैसे कि 2 कामा x कामा y कामा z कामा u कामा v डैश, यहाँ पर हमने 16 है, कह रहा है कि R इन AP, कह रहा है कि 2 कामा x कामा y कामा z कामा u कामा v कामा 16 जो है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि y प्लस u का मान बताइए, ठीक, और x प्लस v का मान बताइए। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो y प्लस u है, y प्लस u है, ये प्रारंभ से तीसरा पद और u क्या है, अंत से तीसरा पद। ये इधर से है तीसरा पद और ये इधर से तीसरा पद। ठीक, और x और v जो पूछ रहा है ये इधर से दूसरा पद है और ये इधर से दूसरा पद है। ठीक, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे 2 और 16 के योग कितना, प्रारंभ से पहले पद और अंत से पहले पद का योग कितना हो रहा, 2 प्लस का 16 बराबर 18 होगा। ठीक, इसी प्रकार y प्लस u का भी योग कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा और x प्लस बी का योग भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप लोग को लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ डाटा ही नहीं दिया, कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी बस याद रखना, सवाल में कुछ भी नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, कह रहा है ये चीज समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित राशि लैम्डा, कोई निश्चित राशि लैम्डा को जोड़ दिया जाए तो नया सारवंतर क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित राशि लैम्डा को जोड़ दिया जाए तो नया सारवंतर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं कि यदि डी सारवंतर वाली किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित राशि लैम्डा को जोड़ दिया जाए तो नया सारवंतर क्या होगा। तो जो नया सारवंतर हमारा होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा पड़ेगा। जो नया सारवंतर मान लिया डी डैश होगा वो डी के बराबर ही रहेगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लिया करें कि 2 4 6 8 ये कोई समांतर श्रेणी है, इसका सारवंतर कितना है 2 है। कह रहा है यदि इसके प्रत्येक पद में मान लो कि हम लैम्डा बराबर 2 कर रहे हैं, अगर इसके प्रत्येक पद में 2 जोड़ देते 4 6 8 10 ये हो जाएगा, तो इसका भी सारवंतर 2 ही आ रहा है ना। ठीक, याद रखना कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित राशि को जोड़ दिया जाए तो जो नई श्रेणी प्राप्त होती है उसके सारवंतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वो पहले ही समांतर श्रेणी के सारवंतर के बराबर होता है। ठीक, अब लोग दूसरे अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये चीज समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित राशि लैम्डा को घटा दिया जाए, ठीक, तो नया सारवंतर क्या होगा। ठीक, तो नया सारवंतर क्या होगा जाके, तो नया सारवंतर क्या होगा डी डैश जो होगा वो डी के बराबर ही होगा, बदलेगा नहीं। तो नया सारवंतर डी बराबर डी डैश ही, डी डैश बराबर डी ही होगा। ठीक, तो याद रखना है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित राशि को जोड़ने या घटाने से जो नई समांतर श्रेणी प्राप्त होती है उसके सारवंतर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, जो पहले था वही रहता है। ठीक, अब बात करते हैं गुणा भाग करने पे क्या होता है। तो ये डी सारवंतर वाले किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित राशि लैम्डा का गुणा कर दिया जाए। क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए तो नया सारवंतर क्या होगा। तो जो हमारा नया सारवंतर डी डैश होता है लैम्डा गुणे डी हो जाएगा, मतलब कि डी का लैम्डा गुना हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही याद रखना कि जोड़ घटाना करने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुणा करने पे वो लैम्डा गुना हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर ये कह रहे कि भाग कर दिया जाए, लैम्डा का भाग कर दिया जाए तो जो नया सारवंतर होगा डी बटे लैम्डा होगा, मतलब कि उसे निश्चित राशि से प्रारंभिक सारवंतर में भाग कर देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये तीन समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित राशि को जोड़ा घटाया जाए तो उसके सारवंतर में कोई बदलाव नहीं होता है। यदि किसी निश्चित राशि से हम लोग गुणा भाग कर देंगे तो गुणा करने पर वो गुणा लैम्डा गुना हो जाएगा, भाग करने पर वो डी बटे लैम्डा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब इस पे सवाल आएंगे तो अब देखना, फिर जब सवाल करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। कह रहा है कि यदि दो समांतर श्रेणियां, कह रहा है कि यदि दो समांतर श्रेणियां जिनके सारवंतर क्रमशः D1 तथा D2 है,
यदि D1 तथा D2 सार्वंतर वाली दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई समांतर श्रेणी का सार्वंतर D बराबर D1 प्लस D2 होता है। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि D1 तथा D2 सार्वंतर वाली दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई श्रेणी का जो सार्वंतर होता है D1 प्लस D2 होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे मान लिया कि 2, 5, 8, 11 ये क्या एक समांतर श्रेणी है, तो इसका सारांतर देख रहे हैं कितना आ रहा है, D बराबर, इसका D बराबर कितना निकल रहा है, 5 में 2 गया जाके, D बराबर इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं दूसरी समांतर श्रेणी ले ली, जैसे कि 3, 5, 7, 9, ठीक है, 3, 5, 7, 9। अब हम लोग इसके सारांतर पे बात करें, इसका सारांतर क्या हो गया जाके 5, 3, 2 बचेगा, ठीक। इसका सारांतर कितना आ रहा, 2 आ रहा, उसका सारांतर कितना आ रहा, 3 आ रहा, ठीक। तो अगर हम इनके संगत पदों को आपस में जोड़ दें, 10, 15, 20, ठीक। अगर इनके संगत पदों को आपस में जोड़ दे तो 5, 10, 15, 20 प्राप्त होगा, ठीक। तो ये जो नई श्रेणी प्राप्त होगी इसका सारांतर कितना आया, 5 माइनस 10 माइनस का 5 बराबर 5 आएगा, ठीक। तो वही तो चीज हमने लिखी ना कि जो नई श्रेणी का सारांतर D होता है वो D1, ये मान लिया इसको D2 मान लिया, तो D1 प्लस D2 के योग के बराबर होता है। आपको लोग ये थोड़ी करना है, यहाँ बस उसका सारांतर लिखो और इसका सारांतर लिख दो, ठीक। समझ में आ गया ना। ये D1 D2 सारांतर वाले दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो नया जो सारांतर होगा नई श्रेणी का वो D1 प्लस D2 के योग के बराबर होगा। अच्छा, घटाने पे क्या होता है, ठीक। अब घटाने के लिए इतना सब नहीं करेंगे, बस सब लोग बता दे रहे हैं, आपस में घटा दिया जाए, जैसे यहाँ पे घटा दिया जाए तो D1 माइनस D2 हो जाएगा, ठीक। और याद रखना, गुणा भाग करने पर तो समांतर श्रेणी ही नहीं बनती, समांतर श्रेणी ही नहीं बनती, या कहें कोई भी श्रेणी नहीं बनती गुणा भाग करने से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि D1 D2 सारांतर वाली दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में जोड़ देंगे, घटा देंगे, ठीक है, तो उसका जो सारांतर होगा नई श्रेणी का वो भी जोड़ घटा के आया जाएगा दोनों के, और गुणा भाग करने पर कोई श्रेणी ही नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जैसे अगली प्रॉपर्टी हमारी ये कह रही है कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद, यदि किसी श्रेणी का nवां पद एक घातीय व्यंजक है, यदि किसी श्रेणी का nवां पद एक घातीय व्यंजक है, nवां पद यहाँ लिख लेना n के रूप में एक घातीय व्यंजक है, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, ठीक।
यदि किसी श्रेणी का nवां पद n के रूप में एक घातीय व्यंजक है तो वो जो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि nवां पद क्या दिया है, an प्लस का b दिया है किसी श्रेणी का nवां पद। ये नहीं बोला कि श्रेणी कौन सी, कह रहा है कि किसी श्रेणी का nवां पद an प्लस b है। ठीक, तो वह श्रेणी कैसी होगी, ये कैसी श्रेणी होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक, nवां पद हमने मान लिया कि वो tn दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर 1 रखने पे t1 मिलेगा तो वो क्या होगा, प्रथम पद निकलेगा। कहने का मतलब ये n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद प्राप्त होता है, और d क्या होता है, n का गुणांक। ठीक, एग्जाम्पल के जैसे कि 5n प्लस का 3। ठीक, अब इसमें कहेगा कि ये कौन सी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी बनेगी जाके। इसमें दिया कि nवां पद क्या दिया, tn बराबर दिया 5n प्लस का 3। ये कौन सी श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी का पद होगा। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 5 गुणे 1 प्लस का 3 बराबर 8 आ जाएगा a बराबर, और d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो तुमसे ये भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है तो इसका a और d ज्ञात कीजिए, या ये भी कह सकता है कि श्रेणी बताइए क्या होगी। ठीक, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक चीज हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि यदि a, d दिए हों, यदि a, d दिए हों तो जो हमारी AP सीरीज होती है वो क्या होती है, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये होती है। यदि a और d के मान दिए होंगे तो जो हमारी समांतर श्रेणी होगी वो क्या होगी, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। मतलब जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, a होगा, और जो हमारा द्वितीय पद होगा वो क्या होगा, a प्लस का d होगा, ये हमारा द्वितीय पद होगा। और जो हमारा t3 तृतीय पद होगा a प्लस 3d। मतलब कि जो पद का नाम ले रहा है उसमें एक d कम है, याद रखना। अगर कहते हैं 26वां पद क्या होगा तो a प्लस का 25d होगा, 28वां पद क्या होगा, a प्लस का 27d होगा। याद रखना कि एक d क्या होता है, कम होता है। 28वां पद क्या होगा, a प्लस का 27d। ये चीज याद रखना कि यदि a और d दी हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। और डायरेक्ट पूछेगा a प्लस कि उसका 16वां पद बताइए तो a प्लस 15d। ऐसे आप लोगों को करना, बहुत जल्दी आंसर होंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लेते तो वहां पे आ जाएंगे। कह रहा है कि यदि n पदों का योगफल, यदि n पदों का योगफल n के रूप में एक द्विघाती व्यंजक है, यदि n पदों का योगफल n के रूप में एक द्विघातीय व्यंजक, यदि n पदों का योगफल n के रूप में एक द्विघातीय व्यंजक है तो वह समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, मान लेंगे जैसे कि a, tn बराबर क्या दिया है, हमने मान लिया जैसे a n स्क्वायर प्लस का bn दिया है। तो देखो n पद क्या है, n के पदों में एक द्विघाती व्यंजक है, तो इसका जो प्रथम पद क्या हो, सॉरी योगफल sn बराबर दिया होगा। प्रथम पद क्या होगा, s1 होगा, मतलब n बराबर 1 रखने पे प्रथम पद हो जाएगा। और इसका जो d होगा वो क्या होगा, 2a होगा, मतलब कि n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना, वो क्या होगा हमारा d होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल का नाम क्या है, माई जी एकेडमी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिससे हम लोग बाकी के आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। भाभी